गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो गियर का नोट्स आपने नहीं शेयर किया सर। अच्छा ठीक है, गियर का नोट्स शेयर कर दूंगा मैं। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक। सर ऑनलाइन क्लास कब तक चलेगा सर? अभी तो चलेगा यार तुम लोग का, अब तो तुम लोग का टाइम है अभी। मैं कल एचओडी सर से बात किए हैं तो बोले सर कि अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। मेरी एग्जाम सेमेस्टर का 6 सेमेस्टर का। 6 सेमेस्टर का एग्जाम अगस्त में कर देंगे। यस सर। मेरे को भी ऐसा सुनने में आया तो था, लेकिन अभी मुझे तो नहीं लग रहा है उसके हिसाब से। अधिक से सितंबर तक तो चलना चाहिए। लास्ट तक बोल रहे हैं, लास्ट वीक तक एग्जाम होने का चांस पूरा है। अच्छा अच्छा। और एग्जाम ऑनलाइन होगा क्या? ये तो नहीं बताएं सर। और अभी किन लोग का बैक का पेपर चल रहा है क्या? अभी कुछ लोग का। यस सर चल रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है चलो, तो ये स्लाइड दिख रहा है क्या तुम लोग को? यस सर। चलो तो ठीक है। यहाँ पर आज मेरे को एक क्लास स्टार्ट करना था जिसमें मुझे ये बताना था बैकलैश क्या होता है, प्रेशर एंगल क्या होता है। तो कुछ इसमें कुछ सिस्टम दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम दिए हुए हैं गियर टूथ के लिए। जिसमें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सिस्टम में 3 प्रकार के स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं गियर के टूथ को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो
तो उसमें एक टाइप होता है, एक सिस्टम होता है 14.5 फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम, ये 14.5 प्रेशर एंगल रहता है। एक दूसरा होता है 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम होता है, और तीसरा होता है 20 डिग्री स्टब इनवॉल्यूट सिस्टम। तो प्रेशर एंगल के बारे में मैं बताना चाहूंगा रिकैप में कि प्रेशर एंगल जो होता है वो एक एंगल होता है जिसमें जो कि लाइन ऑफ एक्शन जो है बनाता है कॉमन टेंजेंट ऑफ द पीस सर्कल के साथ में। जब लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ऐसा प्रेशर एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसमें लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो कॉमन टेंजेंट के साथ में पीस सर्कल के कॉमन टेंजेंट के साथ में लाइन ऑफ एक्शन अगर एंगल बनाता है तो उसे हम प्रेशर एंगल कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है अल्फा से। और ये जो प्रेशर एंगल है यहाँ पर देखो 14.5 प्रेशर एंगल का फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम दिया हुआ है। 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट 20 डिग्री प्रेशर एंगल का के साथ में फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम दिया हुआ है, और वहीं पर 20 डिग्री स्टब इनवॉल्यूट सिस्टम दिया हुआ है। तो तीन प्रकार के सिस्टम जो है गियर के लिए यूज किए जाते हैं। और 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम के लिए क्या है कि देखो इसमें जो बेसिक रेक जो होता है इस प्रकार के सिस्टम के लिए वो स्ट्रेट साइड से मिलकर बना होता है एक्सेप्ट फिलेट आर्क को छोड़ करके। जैसे कैसे क्या कहा जाए, अगर मैं बोल रहा हूँ देखो ये जो बेसिक रेक जो है ये ऑलमोस्ट बेसिक रेक जो होता है फॉर द सिस्टम के लिए वो स्ट्रेट साइड से बना होता है। ये जो फिलेट आर्क है उसको छोड़ करके, यहाँ पर फिलेट आर्क को छोड़ करके, और अगर नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन अगर वो लेस देन 23 डिग्री होते हैं, अगर मान लो पिनियन में नंबर ऑफ द टीथ जो है अगर पिनियन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो लेस देन अगर 23 है, 23 टीथ से अगर लेस देन अगर है अगर नंबर ऑफ द टीथ, तो इस प्रकार के 14.5 फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम में आपका इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस का कंडीशन है कि अगर नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन जो है अगर लेस देन 23 हो तो इसमें आपका इंटरफेरेंस होता है जब वो मैटिंग होते हैं गियर। तो दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम जो है 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम यहाँ पर होता है। दूसरा जो है इसमें भी क्या होता है कि बेसिक रेक जो होता है इसके लिए, इस प्रकार के सिस्टम के लिए वो स्ट्रेट साइड से मिलकर बना होता है। देखो ये जो बेसिक रेक है स्ट्रेट साइड से मिलकर बना होता है, ये बेसिक रेक ये जो है स्ट्रेट साइड से मिलकर बना होता है, और ये जो बेसिक रेक है ये जो आपका जो ये जो बेसिक रेक फॉर द सिस्टम है वो कंपोज होता है स्ट्रेट साइड से, एक्सेप्ट यहाँ पर जो फिलेट आर्क है उसको छोड़ करके यहाँ पर ये स्ट्रेट साइड नहीं होता है, फिलेट आर्क को छोड़ करके। इस प्रकार के सिस्टम में इंटरफेरेंस होता है अगर नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन जो है लेस देन 17 हो। अगर लेस देन 17 हो तो 20 डिग्री फुल डेप्थ में इंटरफेरेंस होगा, लेस देन अगर 23 हो तो 14.5 में इंटरफेरेंस होगा। वहीं पर देखो ये 20 डिग्री स्टब टूथ के यहाँ पर दिया हुआ है 20 डिग्री स्टब इनवॉल्यूट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के गियर सिस्टम में यहाँ पर शॉर्टर एडेंडम होता है और शॉर्टर डेडेंडम होता है। एडेंडम भी छोटा होता है और जो डेडेंडम होता है वो भी छोटा होता है इस प्रकार के इनवॉल्यूट सिस्टम स्ट्रक्चर में। तो इसमें भी अगर पिनियन का अगर नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन अगर लेस देन 14 डिग्री हो तो इसमें भी आपका इंटरफेरेंस होता है जब वो मैटिंग करते हैं गियर एक दूसरे से। तो ये इसके कंडीशन है, अगर लेस देन 14 लेस देन से 14 से नहीं होना चाहिए, 14 नंबर ऑफ द टीथ से ज्यादा होना चाहिए तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए 17 अगर पिनियन यूज कर रहे हैं तो 17 अगर नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन है तो वो अगर 17 से ज्यादा होगा तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। वहीं पर 14.5 प्रेशर एंगल वाले फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम के लिए अगर नंबर ऑफ द टीथ ऑन द जो है 23 से ज्यादा होगा पिनियन के लिए तो वो आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। 23 14.5, दूसरे नंबर पे 17 और तीसरे नंबर पे 14 है आपका। तो ये इस प्रकार से ये दिया हुआ है। स्टब टीथ है यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर क्या है, ये 14.5 डिग्री क्या है, ये जो आपका जो बन रहा है ये वर्टिकल के साथ में जो गियर का जो टूथ का जो साइड रेक है, जो रेक जो बन रहा है वो रेक जो ये जो गैप बन रहा है वर्टिकल के रिस्पेक्ट में ये आपका 14.5 है। ये आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 14.5। सिमिलरली आप 20 डिग्री के लिए क्या देख रहे हो, अगर प्रेशर एंगल 20 डिग्री बोल रहे थे वर्टिकल के साइड में ये जो इसका जो रेक है वो 20 डिग्री बना रहा है। ये देखो यहाँ पर वहीं पर देखो 20 डिग्री स्टब टूथ के लिए देखो वर्टिकल के साथ में ये जो इसका जो रेक है ये 20 डिग्री बना रहा है। तो ये आपका ये जो क्या है प्रेशर एंगल जो है वो अगर 20 डिग्री फुल स्टब टूथ इनवॉल्यूट सिस्टम का है, ये 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम का है, ये फुल डेप्थ ये 20 डिग्री स्टब टूथ, और ये जो है ये 14.5 फुल डेप्थ के लिए बता रहा है प्रेशर एंगल। मतलब 14.5 प्रेशर एंगल है, 20 डिग्री प्रेशर एंगल है, 20 डिग्री प्रेशर एंगल है। तो ये इस प्रकार से इसका डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पर देखो
प्रोपोर्शन दिया हुआ है कुछ इनवॉल्यूट टीथ के लिए, स्टैंडर्ड इनवॉल्यूट टीथ के लिए, जैसे मॉड्यूल के टर्म में, जैसे कि अगर 14.5 फुल डेप्थ सिस्टम है तो उसके लिए प्रेशर एंगल आपका 14.5 डिग्री दिखा रहा है। 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम है उसके लिए 20 डिग्री प्रेशर एंगल है। 20 डिग्री स्टफ सिस्टम है उसके लिए 20 डिग्री प्रेशर एंगल है। एडेंडम जो है हर देखो यहाँ पर 14.5 के लिए भी मॉड्यूल के बराबर है, इसके लिए भी मॉड्यूल के बराबर है। एडेंडम जो है इसका जो एडेंडम है 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए मॉड्यूल इसका बराबर। 20 स्टफ टीथ सिस्टम के लिए 0.8 मॉड्यूल होता है, 0.8 का मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल के साथ कर दो तो एडेंडम इसका, इसके लिए यहाँ पर एडेंडम का फॉर्मूला दिया हुआ है 1.157 मॉड्यूल, इसमें 1.25 मॉड्यूल, और इसमें मॉड्यूल के बराबर होता है 20 डिग्री स्टफ सिस्टम के लिए एडेंडम जो है मॉड्यूल के बराबर होता है। क्लियरेंस यहाँ पर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला 0.157 मॉड्यूल, और 0.25 मॉड्यूल 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के लिए होता है, और 20 डिग्री स्टफ सिस्टम के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.2 मॉड्यूल दिया हुआ है। वर्किंग डेप्थ जो है यहाँ पर देखो कितना 2 इंटू मॉड्यूल है, 2 इंटू मॉड्यूल है, तो ये इसके अकॉर्डिंग 14.5 के अकॉर्डिंग पूरे फॉर्मूले दिए हुए हैं। 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरली आपके लिए काम की चीज होती है आपका ये जो है आपका 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम, 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम जो बीच में दिया हुआ है ये आपके लिए याद रखने वाली चीज है, बाकी तीनों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तीनों में से ये एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर देखते हैं कि 20 डिग्री प्रेशर एंगल सिस्टम के पास जो फॉलोइंग एडवांटेज होता है, जो 14.5 प्रेशर एंगल वाले इस फुल डेप्थ सिस्टम के कंपैरिजन में, जो आपका जो 20 डिग्री आपका जो 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम जो होता है प्रेशर एंगल सिस्टम के पास फॉलोइंग एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अंडर कटिंग को, अंडर कटिंग के रिस्क को ये कम कर देता है जो आपका 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट सिस्टम होता है। और साथ ही साथ दूसरा एडवांटेज क्या है, ये रिड्यूस कर देता है इंटरफेरेंस को, इंटरफेरेंस भी रिड्यूस करता है। और तीसरा क्या है, इसके पास ग्रेटर लेंथ ऑफ द कॉन्टेक्ट होता है जो 20 डिग्री प्रेशर एंगल का जो है, कहाँ पर देखो ये जो 20 डिग्री फुल डेप्थ है इसका ग्रेटर एडवांटेज है एज कंपेयर टू द 14.5 के रिस्पेक्ट में, ये है इसका एक इसका एडवांटेज है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द गियर टूथ इन टर्म ऑफ मॉड्यूल एम के रिस्पेक्ट में, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा था, चार्ट जो था वही इसके रिस्पेक्ट में। जैसे 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल होता है, एडेंडम इज इक्वल टू 1.25 मॉड्यूल होता है, क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.25 मॉड्यूल होता है, वर्किंग डेप्थ इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड्यूल होता है, होल डेप्थ इज इक्वल टू 2.25 मॉड्यूल होता है। ये डेटा बुक में शायद थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो टूथ थिकनेस के लिए 1.5708 मॉड्यूल दिया हुआ है, टूथ स्पेस कितना होता है 1.5708 मॉड्यूल होता है, फिलेट रेडियस होता है 0.4 मॉड्यूल होता है। तो ये किस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है जिसको भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, a pair of spur gear consists of 20 teeth, pair of spur gear consists of 20 teeth in pinion meshing with 120 teeth gear, पिनियन का 20 टीथ दिया हुआ है और मैशिंग टीथ के साथ गियर के साथ मैश कर रहा है, उसका जो टीथ दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है, यानी कि z इज इक्वल टू, अगर हम ZP और ZG डिफाइन कर देंगे तो ZP इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है और ZG इज इक्वल टू आपका 120 दिया हुआ है। मॉड्यूल कितना दिया हुआ है, m की वैल्यू 4 mm दी हुई, कैलकुलेट करना है सेंटर थिकनेस, पहला कैलकुलेट करना है आपको सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको क्या करना है, the pitch circle diameter of the pinion and the gear, pitch circle diameter of the pinion और gear का pitch circle find out करना है, pitch circle diameter का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, d is equal to mz, या d dash is equal to मॉड्यूल इनटू z होता है, नंबर ऑफ द टीथ इनटू मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ द टीथ होता है, तो वहां से pitch circle diameter हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा हमको यहाँ पर फाइंड आउट करने बोल रहा है एरेंडम एंड एडेंडम, तो ये देखो ये आपका एरेंडम के लिए फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूल के बराबर है, किसके लिए 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के लिए। एडेंडम का फॉर्मूला कितना दिया हुआ 1.25, किसके लिए 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के लिए। तो यहाँ से ये एडेंडम और एडेंडम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है। फोर्थ क्या दिया हुआ, टूथ थिकनेस का क्या फॉर्मूला दिया हुआ 1.5708 मॉड्यूल, ये टूथ थिकनेस और टूथ स्पेस दोनों का सिमिलर है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए बन जाएगा 1.5708 मॉड्यूल। 1.5708 मॉड्यूल टूथ स्पेस के लिए भी होता है। तो ये टूथ थिकनेस, बॉटम क्लियरेंस हमको कितना है, बॉटम क्लियरेंस के लिए देखो यहाँ पर बॉटम क्लियरेंस कितना है 0.25 मॉड्यूल, तो ये क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.25 मॉड्यूल हो जाएगा, ये बॉटम क्लियरेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा।
गियर रेशियो के लिए, गियर रेशियो मैंने बताया था नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर, अगर नंबर ऑफ द टीथ ऑन द पिनियन अगर रेशियो में हो तो वो गियर रेशियो कहलाता है। तो I इज इक्वल टू ZG अपॉन ZP कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास सॉर्ट आउट क्या कर देते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या दिया हुआ है। ZP इज इक्वल टू 20, ZG इज इक्वल टू 120, मॉड्यूल इज इक्वल टू 4 mm दिया हुआ है। तो सेंटर डिस्टेंस फर्स्ट फाइंड आउट करना है। सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूल इनटू दोनों जो पिनियन और गियर का जो नंबर ऑफ द टीथ है उसको ऐड कर दो, उसको डिवाइड कर दो 2 से। तो मॉड्यूल इनटू ZP प्लस ZG बाय 2 इज इक्वल टू 4 into 120 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 280 mm मिल जाएगा। दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करना था, देखो पी सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड गियर फाइंड आउट करना था। मैं बोला था कि P इज इक्वल टू पी सर्कल डायमीटर का D डायमीटर इज इक्वल टू M into Z होता है। अगर मैं पिनियन ले रहा हूँ तो मॉड्यूल इनटू ZP ले लूंगा, तो 4 into 20 हो जाएगा, 4 into ZP इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो मॉड्यूल इनटू 20 हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू 80 mm मिल जाएगा। और अगर मुझे गियर का पी सर्कल डायमीटर फाइंड आउट करना है तो D इज इक्वल टू MZ, और अगर गियर का सब्सक्रिप्शन है तो DG इज इक्वल टू M into ZG, यहाँ से M मॉड्यूल इनटू ZG इज इक्वल टू 120 गिवन है, तो यहाँ से 120 हो जाएगा, तो यहाँ से इज इक्वल टू 480 mm हो जाएगा। स्टेप 3 में हमको क्या फाइंड आउट करना था, एडेंडम और डेडेंडम फाइंड आउट करना था। मैंने बोला कि एडेंडम इज इक्वल टू मॉड्यूल के बराबर होता है, तो मॉड्यूल इज इक्वल टू 4 mm गिवन है, तो दैट इज इक्वल टू एडेंडम हो गया। डेडेंडम इज इक्वल टू 1.25 मॉड्यूल होता है, तो 1.25 into 4 इज इक्वल टू 5 mm हो जाएगा। ये आपका हो गया एडेंडम और डेडेंडम। अब यहाँ पर स्टेप 4 में क्या है, इधर टूथ थिकनेस क्या है, आपका टूथ थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, और टूथ थिकनेस इज इक्वल टू 1.5708 मॉड्यूल है, तो 1.5708 मॉड्यूल का मल्टीप्लिकेशन 4 से कर दोगे तो यहाँ से आपका 6.2832 mm मिल जाएगा। पांचवें नंबर में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, बॉटम क्लियरेंस फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। तो बॉटम क्लियरेंस के क्लियरेंस देखो कितना होता है, 0.25 मॉड्यूल होता है, यानी 0.25 into 4 कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 1 mm मिल जाएगा, ये बॉटम क्लियरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। 6 नंबर पर गियर रेशियो फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो गियर रेशियो इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ZG अपॉन ZP है, 120 अपॉन 20 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ से गियर रेशियो इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आप कहीं पर एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर मेरे ख्याल से इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन स्टेप्स में आपका सेंटर डिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट है, गियर रेशियो आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आपका ये जो आपका जो बॉटम क्लियरेंस है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पी सर्कल डायमीटर आपका इंपॉर्टेंट है, तो पी सर्कल डायमीटर आपको ध्यान में रखना चाहिए, सेंटर डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना चाहिए, गियर रेशियो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं बैकलैश। बैकलैश यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। बैकलैश जो होता है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें विड्थ ऑफ द टूथ स्पेस जो होता है वो एक्सीड कर जाता है थिकनेस ऑफ द एंगेजिंग टूथ से, जो एंगेजिंग टूथ है उसकी थिकनेस से थोड़ा एक्सीड कर जाता है स्पेस जो है, तो वो आपका जो है ये बैकलैश कहलाता है। अगर हम इसको हम पी सर्कल के अलोंग मेजर करते हैं तो गियर की टर्मिनोलॉजी में अगर हम पी सर्कल के अलोंग अगर हम मेजर करते हैं तो बैकलैश जो है वो एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें विड्थ ऑफ द टूथ जो होता है, जो विड्थ ऑफ द टूथ स्पेस जो है, ये देखो ये टूथ स्पेस का जो विड्थ है वो एक्सीड कर जाता है थिकनेस ऑफ द एंगेजिंग टूथ के साथ में। तो ये आपका मान लो अगर एंगेजिंग टूथ का थिकनेस ये दिया हुआ है ऊपर वाला रेड में, और अगर मान लो अगर मैटिंग गियर जो है नीचे में है यहाँ पर ये है, तो ये जो इन दोनों टूथ के बीच का जो स्पेस जो है वो इतना होता है कि जो मैटिंग गियर का जो टूथ है वो जो है वहां के बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक स्पेस बचता है, ये जो है ये बैकलैश कहलाता है। तो ये जो है ये फिगर में मैं आपको शो कर रहा हूँ बैकलैश जो है, और ये जो ये बैकलैश जो होता है ये रोल प्ले करता है मैटिंग टीथ में, जब दो गियर जो है मैशिंग करते हैं वो सिचुएशन में ये आपका जो बैकलैश जो है रोल प्ले करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइड करने के लिए, बैकलैश को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, बैकलैश जो है ये प्रिवेंट करता है मैटिंग टीथ को जैमिंग टुगेदर होने से, जाम करने से ये बच जाता है। जैमिंग करने की सिचुएशन में ये जो बैकलैश इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जैमिंग को हम यहाँ पर आराम से रोक सकें, दो गियर के मैटिंग के टाइम पे जामिंग ना हो। तो ये जो जामिंग ना हो उसके लिए यहाँ पर ये बैकलैश प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, मैटिंग टीथ जो है ये जो मैटिंग टीथ होते हैं वो कांटेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को बोथ साइड में साथ साथ, जब ये रोटेट होते हैं, जब गियर जो एक दूसरे के साथ रोटेट करते हुए एक्शन में रहते हैं, तो ये जो मैटिंग टीथ है एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते हैं साइमल्टेनियसली, और इसके कारण क्या होता है कि टीथ जो है जो
गियर पे जो टीथ होते हैं वो रोल होते हैं टुगेदर, फ्रीली रोल होते हैं और स्मूथली रोल होते हैं। आपके जो गियर जो है वो स्मूथली रोल होते हैं। तो ये आपका जो बैकलैश का प्रोवाइड करने का आपका जो ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्या है, बैकलैश जो होता है वो कंपनसेट करता है मशीनिंग एरर को, मशीनिंग एरर जो होती है उसको वो कंपनसेट कर देता है बैकलैश, तो इस कारण बैकलैश को प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा क्या है, बैकलैश कंपनसेट करता है थर्मल एक्सपेंशन, जो टीथ का जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको भी वो कंपनसेट कर देता है, उसको भी वो जो है कंपनसेट कर देता है, जो आपका जो थर्मल एक्सपेंशन है उसको भी वो सैचुरेट कर देता है, कंपनसेट कर देता है। ये बैकलैश की खासियत होती है। तो इसके कारण बैकलैश जो है प्रोवाइड किया जाता है थोड़ा सा, ताकि जो टीथ जो है एक दूसरे को जब गियर जो है ऐसे रोल होते हैं, जब टीथ पर आते हैं तो वो जाकर के वहां जाम मत हो जाए, और रोल काफी जो रोलिंग बनती है, जो रोलिंग होती है गियर की और पिनियन की, वो काफी स्मूथली हो, इसलिए आपका जो है बैकलैश प्रोवाइड किया जाता है। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है टीथ के बीच में वो भी आपका कंपनसेट हो जाए। मशीनिंग एरर जो है, मान लो मशीनिंग एरर जो है वो भी आपका कंपनसेट हो जाए, उसके लिए बैकलैश प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर देखो एक फोर्स एनालिसिस एक टर्म आता है। एक फोर्स एनालिसिस क्या होता है कि जब देखो जब गियर जो है रोटेट होते रहते हैं, पिनियन मान लो गियर और पिनियन जो है रोटेट हो रहे हैं, तो इन दोनों में जो 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 आपका जो ड्राइविंग गियर है, उसका जो ड्राइविंग गियर का जो टूथ होता है वो फोर्स एक्सर्ट करता है और ट्रांसमिट करता है पावर को टू द मैटिंग गियर के, मैशिंग होने वाले टूथ ऑफ द ड्रिवन गियर को। तो जो मान लो अगर एक ड्राइविंग गियर है और दूसरा ड्रिवन गियर है, तो ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर में जो आपको जो ड्राइविंग गियर का जो टूथ है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, उसका टूथ फोर्स एक्सर्ट करता है और वो पावर को ट्रांसमिट कर देता है फॉर द मैटिंग गियर में, जो ड्रिवन गियर होता है उसको पावर ट्रांसमिट कर देता है। तो ये जो है ये फोर्स एनालिसिस के टाइम पर यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है यहाँ पर जो है, जिसमें यहाँ पर क्या है, फिगर में देखो यहाँ पर ये जो टूथ है यहाँ ड्राइविंग पिनियन, यहाँ पर जो है ये देखो ड्राइविंग ये गियर जो नीचे ऊपर वाला जो है वो पिनियन जो है ड्राइवर है, और ये जो नीचे वाला है वो ड्रिवन है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पिनियन रोटेट कर रहा है, तो ये जो आपका जो गियर जो नीचे वाला है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो यहाँ देखो ये जो टूथ ऑफ द ड्राइविंग पिनियन जो है वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, पीएन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पर। ये आपका देखो ये पीएन फोर्स जो है पीएन जो है ये पीएन फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट कर रहा है, ये जो है यहाँ पर एंगल बनाते हैं। और ये जो अकॉर्डिंग टू क्या है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ द गियरिंग के अकॉर्डिंग ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो पीएन है वो हमेशा प्रेशर लाइन के अलोंग प्रेशर आपका जो ऑलवेज जो है ये आपका जो पीएन ऑलवेज जो है वो एक्ट होता है अलोंग द प्रेशर लाइन के अलोंग जो है हमेशा एक्ट करता है। यहाँ पर प्रेशर लाइन जो होती है उसके लाइन के अलोंग पीएन हमेशा एक्ट करता है। जब इन लोग रोटेट करते हैं तो ये जो टूथ जो है इन लोग का टूथ जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, पावर ट्रांसमिट करता है ड्रिवन गियर को। तो उस सिचुएशन में ये जो टूथ पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट पर जो टूथ होते हैं वहां पर यहाँ पर जो है रिजल्टेंट फोर्स पीएन यहाँ पर एक्ट करता है। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स पीएन जो है वो जो है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। पहला जो है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट पीटी में डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो हम पीआर में डिवाइड कर सकते हैं। पीटी जो है वो आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट है और जो पीआर जो है वो आपका रेडियल कंपोनेंट है। तो इस प्रकार से ये पीआर जो है वो आपका रेडियल कंपोनेंट और पीटी जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। अब देखो ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो एक यूजफुल लोड होता है, बिकॉज ये डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क को डिटरमाइन करता है और साथ साथ पावर को भी डिटरमाइन करता है जो कि यहाँ पर ये ट्रांसमिट करता है। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट जो एक यूजफुल लोड होता है। जब ये जो पीएन जो है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक पीटी जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट कहलाता है, और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो काफी यूजफुल लोड होता है क्योंकि ये डिटरमाइन करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क को, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करता है और कॉन्सिक्वेंटली पावर को भी डिटरमाइन करता है जो कि ये ट्रांसमिट करता है। तो ये पीएन जो है दो भागों में डिवाइड होता है, पीटी और पीआर। तो पीआर यहाँ पर देखो एक रेडियल कंपोनेंट होता है, पीआर जो है तो ये रेडियल कंपोनेंट जो होता है वो सेपरेटिंग फोर्स होता है जो कि ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गियर, टुवर्ड्स द गियर के सेंटर में हमेशा ऑलवेज एक्टेड होता है। ये जो आपका पीआर जो है हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ द गियर में होगा। तो दो एक रेडियल कंपोनेंट जो हो गया वो पीआर हो गया, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हो गया वो पीटी हो गया। अब आते हैं यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला में क्या है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर जो है वो गिवन बाय mt इज इक्वल टू
60 into 10 to the power 6 is equal to किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n। ये 2 पाई n में आपका क्या क्या देखो mt इज इक्वल टू क्या है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर है जो कि न्यूटन एमएम पर है, न्यूटन एमएम जो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द गियर है। किलोवाट क्या है आपका, पावर ट्रांसमिटेड बाय द गियर है, जो किलोवाट में ये जो ब्रैकेट में किलोवाट दिया हुआ आपका पावर ट्रांसमिटेड बाय द गियर है। और अगर मैं n ले रहा हूं तो स्पीड ऑफ द रोटेशन जो है अगर वो n आरपीएम में है तो वो आपका स्पीड ऑफ द रोटेशन को डिफाइन कर रहा है। ये फॉर्मूला है mt इज इक्वल टू 60 into 10 to the power 6 into किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n। ये आप जो आप काइनेमेटिक्स और मशीन में शायद आप पढ़े होंगे या आप जो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े होंगे 2 पाई nt बाय 60 जो होता है ना वो उसी चीज को ये मॉडिफाइड करके रखा हुआ है। 2 पाई nt बाय 60 इज इक्वल टू पावर होता है, पावर इज इक्वल टू 2 पाई nt। और ये जो 2 पाई nt में t को यहाँ पर जो है वो 2 पाई nt में जो t होता है वो mt से डिनोट कर रहा है। वहीं पर इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये mt इज इक्वल टू 60 into 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n हो जाता है। ये आपका mt का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट pt जो है वो पी सर्कल ऐड कर रहा है पी सर्कल के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये जो pt है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 into mt डिवाइड बाय dp। अगर पिनियन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो 2 into mt डिवाइड बाय d डैश p हो जाएगा। ये d डैश जो ये p जो है p जो दिया हुआ है ये स्मॉल p जो दिया हुआ है सफिक्स है पिनियन के लिए। तो टेंजेंशियल pn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 into mt डिवाइड बाय dp डैश। यहाँ पे देखो तीसरा जो है रेडियल कंपोनेंट pr के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम pt को फाइंड आउट कर लिए हैं तो pt को tan अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका रेडियल कंपोनेंट pr हो जाएगा। यहाँ पर देखो जब हम फोर्स एनालिसिस करते हैं, ये जो फोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसमें दो कंपोनेंट एक्ट करते हैं। वो आपका एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट pt एक्ट करता है, दूसरा रेडियल कंपोनेंट pr एक्ट करता है। और ये डिसाइड किया था फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका जो है इनका डायरेक्शन क्या है। तो देखो यहाँ पर ये एक पहला फिगर है, यहाँ पर एक गियर जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये पिनियन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। और ये जो पिनियन जो है वो ड्राइवर गियर है और गियर जो है ड्राइवर गियर जो है ड्राइवर एलिमेंट जो है यहाँ पर वो आपका ड्राइवर एलिमेंट में आपका यहाँ पिनियन है और ड्रिवन एलिमेंट में आपका गियर है। यहाँ देखो ये दूसरे डायग्राम में क्या बता रहा है, ये जो आपका जो ड्राइवर गियर जो है पी जो है ड्राइवर यानी ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर जो है पिनियन गियर का उसके अपोजिंग में यहाँ पर पीटी लग रहा है। टेंजेंशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द 2 पॉइंट जो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इन दोनों के यहाँ पर पीटी जो है वो इसका अपोज कर रहा है। यानी कि पी जिस डायरेक्शन में जो ड्राइवर जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ लगेगा जो कि राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है पिनियन तो यहाँ राइटवर्ड डायरेक्शन में पीटी एक्ट कर रहा है। यहाँ देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो जब पीटी इसको डिसाइड कर लिया ड्राइवर के अकॉर्डिंग तो ड्रिवन का पीटी जो है वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ये पीटी का डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ देखो ये पीआर जो है, पीआर क्या है, पीआर अगर रेडियल कंपोनेंट जो है वो अगर गियर के टुवर्ड सेंटर है तो सेंटर के तरफ ये जो पीआर बता रहा है। वहीं पर पिनियन के टुवर्ड में यहाँ पर देखो पीआर जो है वो पिनियन के टुवर्ड में ये पीआर बता रहा है। तो ये आपका डिसाइडेशन है। इसके लिए कुछ थ्योरी बता रहा है कि हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि पिनियन जो है वो ड्राइविंग एलिमेंट है और गियर जो है वो ड्रिवन एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये एज्यूम किया जाता है कि पिनियन रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यहाँ देखो यहाँ दिख भी रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और जो आपका देयरफॉर गियर जो होगा, अगर पिनियन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो गियर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा क्योंकि ये इसको चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इससे कांटेक्ट होने के कारण ये भी इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। ये और ऑब्वियसली होता ही है। अगर मान लो ये अगर पिनियन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता तो आपका ये जो है ये गियर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता। तो ये इसका डायरेक्शन है। तीसरा देखो रनिंग कंडीशन जो है 0.2 जो है पिनियन के लिए 0.2 जो है कांटेक्ट पर ईच अदर में कांटेक्ट पर है। ये आपका जो 0.2 है पिनियन के लिए डिसाइड किया गया है और 0.1 जो है गियर के लिए डिसाइड किया गया है। ये आपका ये पहला असम्पशन है। ये इसमें देखो फिगर बी के लिए कुछ असम्पशन दिए हुए हैं, जैसे कि अगर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन एट द 0.2 पर देखो अगर हम पिनियन को अगर हम रोटेट करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो इसके रोटेशन के अपोजिट में पिनियन के अपोजिट में यहाँ क्योंकि ये ड्राइवर है इसलिए पीटी जो है इसका अपोज करते हुए यहाँ पर इस राइटवर्ड डायरेक्शन में अपोज करते हुए अप्लाई होगा। सिमिलरली वहीं पर देखो वाइल जहां पर आपका जो पीटी जो है गियर के लिए गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। चूंकि हमने ड्राइवर के अकॉर्डिंग पीटी डिसाइड कर लिए
तो पीटी जो होगा गियर के लिए वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते होगा पेज के। तो ये आपका दूसरा एजम्पशन है। यहाँ पर देखो तीसरी चीज क्या बता रहे हैं कि रेडियल कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द रिस्पेक्टिव गियर के टुवर्ड सेंटर में एक्ट करता है। जैसे पिनियन पी जो है उसके लिए पी आर जो है वो इस पॉइंट ऑफ टू कॉन्टेक्ट पर यहाँ देखो टुवर्ड सेंटर की तरफ पिनियन के लिए एक्ट करेगा। वहीं आपका जो गियर जो है उसके लिए आपका जो रेडियल कंपोनेंट पी आर जो है वो गियर के टुवर्ड सेंटर की तरफ काम करेगा। तो ये आपका ये पिनियन और गियर के लिए डिसाइडिंग पॉइंट है रेडियल कंपोनेंट पी आर के लिए। और जो गियर है रेडियल कंपोनेंट उसका मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो गियर है उसके लिए टुवर्ड सेंटर में है, वन पॉइंट पर जो आपका जो है यहाँ पी आर एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर की तरफ काम करेगा रेडियल कंपोनेंट, इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल पे आते हैं। पिच सर्कल ऑफ अ ट्रेन ऑफ द स्पर गियर, पिच सर्कल ऑफ द ट्रेन। पहले ये जो है कि मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर आपका जो क्लास है कंटिन्यू करना चाहूंगा। यहां तक की समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। तो फोर्स एनालिसिस के लिए ये कुछ एजम्पशन दिए हुए थे जिसको आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए ड्राइविंग गियर और ड्रिवन गियर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, और आपका जो रेडियल कंपोनेंट है उसका आपको उसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड सेंटर डिसाइड किया जाता है। तो ये कुछ फोर्स एनालिसिस जो आता है गियर के लिए उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब एक क्वेश्चन आ रहा है उससे और भी क्लियर हो जाएगा। एक पिच सर्कल ऑफ द ट्रेन ऑफ द स्पर गियर जो यहाँ पर शो कर रहे हैं, गियर ए जो है वो रिसीव कर रहा है 3.5 किलोवाट, ये गियर ए है, छोटा वाला गियर जो ड्राइव ट्रांसमिट कर रहा है 3.5 किलोवाट ऑफ द पावर को ट्रांसमिट कर रहा है, वो भी रोटेट हो रहा है 700 आरपीएम के रिस्पेक्ट में। अब देखो थ्रू इट्स शाफ्ट जो है रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। गियर बी जो है वो आइडलर गियर है, ये वाला गियर बी जो है वो आइडलर गियर है, वाइल द गियर सी जो है वो आपका ड्रिवन गियर है। जब ये आइडलर जो है ये ड्राइवर बन जाता है तो ये सी जो है वो ड्रिवन बन जाता है। तो नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर जो ए है, बी है, सी है, उनके नंबर ऑफ द टीथ दिए हुए हैं, दैट इज इक्वल टू 30, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। वाइल द मॉड्यूल इज 5 mm, मॉड्यूल जो दिया रहता है 5 mm दिया रहता है। कैलकुलेट करना है आपको पहला द टॉर्क ऑन ईच गियर शाफ्ट, टॉर्क ऑन द ईच गियर शाफ्ट पर टॉर्क आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ऑफ द गियर टूथ फोर्सेस, कंपोनेंट क्या है आपके, ये जो आपका रेडियल कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट उसको फाइंड आउट करने बोल रहा है। अब बोल रहा है कि ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्सेस एंड डिटरमाइन करो रिएक्शन ऑन द आइडलर गियर शाफ्ट, assume the 20 degree involute system for the gear के 20 degree involute system हमको assume करना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी होती है क्वेश्चन में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। किलोवाट में दिया हुआ है 3.5, एन दिया हुआ है स्मॉल एन दैट इज इक्वल टू 700 आरपीएम, जेड ए दिया हुआ है 30, जेड बी दिया हुआ है 60, जेड सी दिया हुआ है आपका नंबर ऑफ द टीथ ऑन द सी के लिए 40 दिया हुआ है, सॉरी 40 दिया हुआ है। मॉड्यूल दिया हुआ है 5 mm और अल्फा दिया हुआ है 20 डिग्री। सबसे देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हम पिच सर्कल डायमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि डी एट एस इज इक्वल टू एम जेड ए है, दैट इज 5 into 30 इज इक्वल टू यहाँ से 150 mm, डी डैश बी इज इक्वल टू एम जेड बी है, 5 into 60 इज इक्वल टू 300 mm, डी डैश सी इज इक्वल टू एम जेड सी है, 5 into 40 इज इक्वल टू 200 mm, और एम टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, मैंने आपको बताया था अगर ए गियर के लिए यूज कर रहे हैं सफिक्स में तो 60 into 10 to the power 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई एन कर लेंगे, यहाँ से 60 into 10 to the power 6 into 3.5 डिवाइड बाय 2 पाई into 700 आरपीएम हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने पर 47746.48 न्यूटन एमएम मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आता है कि गियर बी जो वो आइडलर गियर है और ये ट्रांसमिट नहीं करता है टॉर्क को शाफ्ट की तरफ, अपने शाफ्ट की तरफ कोई ट्रांसमिट नहीं करता टॉर्क को, क्योंकि आइडलर गियर है। तो इसके कारण यहाँ का जो एम्प्टी टॉर्क है बी का जो होगा वो दैट इज इक्वल टू 0 होगा। अब चूंकि सेम पावर ट्रांसमिट हो रहा है ए से लेकर के सी की तरफ, तो एम टी ए इंटू एन ए इज इक्वल टू एम टी सी इंटू एन सी,
एमटी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम यहाँ से एमटीसी क्या हो जाएगा आपका, एमटी ए इंटू एन ए डिवाइड बाई एन सी कर देंगे, रोटेशनल आरपीएम ऑफ द गियर ए, रोटेशनल आरपीएम ऑफ द गियर सी। यहाँ से 47746.48 इंटू 40 डिवाइड बाई यहाँ से 30 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ एनालिसिस के टाइम पर गियर सी के लिए आपका टॉर्क निकल गया 63661.98 न्यूटन एमएम। अब देखो यहाँ पर गियर स्टेप 2 क्या है, कंपोनेंट हमको फाइंड आउट करना है गियर टूथ फोर्स के लिए, गियर टूथ के लिए। तो कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करें, बिटवीन द गियर ए और बी के लिए क्या होगा, देखो पीटी ए बी जो है ए बी के बीच में जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो लगेगा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एम टी डिवाइड बाई डी ए। तो डायमीटर देखो पिच डायमीटर जो डी ए जो दिया हुआ गियर ए होगा, क्योंकि गियर ए ड्राइवर है, इसलिए एम टी ए डिवाइड बाई डी डैश ए हो जाएगा। यहाँ से 4 इंटू 2 into 47746.48 डिवाइड बाय 150 दैट इज इक्वल टू 636.662 न्यूटन मिल जाएगा। ये हुआ आपका पीटी ए बी। और रेडियल ए बी कैसे निकलेगा, जो आपका पीटी इंटू 10 अल्फा कर दो तो उससे निकल जाता है। तो जो पीटी इंटू ए बी, पीटी ए बी जो निकला हुआ सफिक्स के लिए, उसको हम यहाँ से 10 अल्फा यानी 1020 कर देंगे, तो यहाँ से हमका 231.71 न्यूटन मिल जाएगा। ये आपका पी आर और पीटी निकल गया ए बी के लिए। अब देखो यहाँ कुछ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जब गियर बी जो है आइडलर है, इसलिए जितना भी टॉर्क जो रिसीव करेगा वो गियर ए के द्वारा वो ट्रांसमिट कर देगा गियर सी को। तो इसलिए पीटी इंटू ए बी इंटू डी डैश बी डिवाइड बाई 2, तो पीटी इंटू बी सी इंटू डी डैश बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि डी यहाँ पर जो टॉर्क ट्रांसमिटेड के टाइम पे यहाँ पर पिनियन बी के द्वारा जो होगा ये होगा, इसलिए यहाँ पर डी बी डैश बी बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से इसमें हम यहाँ पर जो आपका डी बी डैश डिवाइडेड बाई 2 जो है वो दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। तो पीटी इंटू ए बी, पीटी ए बी के लिए और पीटी बी सी के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू पीटी हो जाएगा। अब देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो इक्वल है और रेडियल कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। अगर पीटी जो है तो पीटी इंटू 10 अल्फा दोनों के लिए इक्वल होगा, तो ये आपका पीटी इंटू 10 अल्फा इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, दैट दोनों के लिए इक्वल होंगे। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए आते हैं हम यहाँ पर। देखो गियर ए जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो पीटी जो होगा इसका अपोजिंग में लगेगा यहाँ पर, और पीआर जो इसके रेडियल कंपोनेंट टुवर्ड सेंटर की तरफ लगेगा। वहीं पर ये जो है आपका ड्रिवन गियर है, पी ए जो है वो ड्राइवर है और पी बी जो ये जो आपका जो आपका जो ये ड्राइवर है, तो ये ड्रिवन है। और ड्रिवन के रिस्पेक्ट में कैसे डिसाइड करते हैं, वो जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है उसके टुवर्ड लग जाता है, यानी कि यहाँ देखो पीटी जो है इसके इस तरफ से होते हुए लेफ्टवर्ड हो जाएगा, तो ये पीटी डिसाइड कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। रेडियल कंपोनेंट जो है पी आर टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। और यहाँ देखो ये आपका जो है इस गियर सी के लिए ये आइडलर गियर जो है वो ड्राइवर है। ये ड्राइवर अगर यहाँ रोटेट हो रहा है तो ये ड्राइवर जो है ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो पीटी इसके अपोज करते हुए बनेगा और रेडियल जो है उसकी टुवर्ड सेंटर की तरफ होगा। अगर यहाँ पीटी डिसाइड कर लिए तो इसका जो ड्रिवन गियर है उसके लिए पीटी टुवर्ड इसके अपोजिंग में होगा, क्योंकि ये पीटी हमने डिसाइड कर लिया, तो पीटी इस जो ड्रिवन है, ड्रिवन के लिए पीटी इधर हो जाएगा और पीआर जो इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से पीआर डिसाइड हो जाएगा। तो पीआर प्लस पीटी यहाँ सेंटर पर ऐड करेंगे, इन दोनों का जो टोटल फोर्स है वो इस सेंटर पे एक्सर्ट करेगा, और इन दोनों का जो टोटल फोर्स है टेंजेंशियल रेडियल फोर्स जो है वो इन दोनों का कंपोनेंट जो है टुवर्ड सेंटर की तरफ इस गियर के रिस्पेक्ट में अप्लाई होगा। तो देखो ये इन दोनों का पीटी और पीआर को अपोज करेगा, ये पीआर और पीटी, और इन दोनों की पीटी और पीआर को एक्सर्ट करते में अपोज करेगा ये पीआर और पीटी। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम डिसाइड हो गया। यहाँ देखो ये जो रिएक्शन फोर्स जो है यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, देखो ये आरबी है, ये इस पॉइंट पर जो है यहाँ आरबी जो लग रहा है जो कि इन दोनों के फोर्स को सैचुरेट करेगा। तो ये जो आरबी के 45 डिग्री पर यहाँ पर पीटी प्लस पीआर लगेगा, और ये जो आरबी है इसके 45 डिग्री पर पीटी प्लस पीआर लगेगा। तो यहाँ आरबी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इस पीटी और पीआर को यहाँ पर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ द के अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट करूँ, तो ये यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट बी आरबी जो है वो इस पीटी प्लस पीआर के यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पीटी प्लस पीआर का स्क्वायर और पीटी प्लस पीआर का स्क्वायर इज इक्वल टू आरबी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आरबी इज इक्वल टू रूट ओवर पीटी प्लस पीआर का स्क्वायर प्लस पीटी प्लस पीआर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आरबी का यहाँ पर निकला हो तो 2 इंटू पीटी कितना निकला आपका, देखो यहाँ पीटी कितना निकला हुआ आपका, ये आपका देखो यहाँ पर से निकला हुआ तो ये कितना है आपका 636.62 हो जाएगा,
और आपका पीआर जो है 231 पॉइंट कितना है, 231.71 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 122.8 आपका न्यूटन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपका जो गियर के फोर्स एनालिसिस पर बेस था। यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? यहां तक किसी को डाउट बनता है? फोर्स एनालिसिस में मैं रिपीट करूं एक बार और कि बन जाएगा? शुभदीप, सर एक बार और बता दीजिए। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। टाइम भी खत्म होते आ रहा, ऑफ हो जाएगा ये आप है ना?